हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी नीट चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, थर्ड लेक्चर है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहले लेक्चर में देखा था प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसको पढ़ा था। साथ में हमने देखा था कि किस तरीके से पहली बार हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल हमारा यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था। फिर सेकंड लेक्चर में देखा टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, किस तरीके से काम करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। साथ में हमने देखा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। हमने अपना डिजायरेबल जीन भी निकाल लिया, हमारा जो डीएनए है बहुत बड़ा है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से अपने डीएनए को छोटे छोटे फ्रैगमेंट में कट कराया है। अब वो फ्रैगमेंट जो है हमारे लिए कौन से अच्छे हैं उसको भी अच्छे से सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया है, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से हमारा डिजायरेबल डीएनए का फ्रैगमेंट मिल गया। अब हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर से उसको जोड़ते हैं, किसकी मदद से, डीएनए लाइगेज की मदद से, और देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। तो उससे पहले हम बात करते हैं वेक्टर के बारे में, किस तरीके से हम वेक्टर की तलाश करें, कौन सा वेक्टर हमारे लिए अच्छा होगा कि हमारे जो फॉरेन डीएनए है या हमारा जो डिजायरेबल जीन है उसको ज़्यादा स्केल में, लार्ज स्केल में उसका प्रोडक्शन कर पाए, ठीक है। तो अब हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्लोनिंग वेक्टर ऐसे वेक्टर जो क्या करते हैं, होस्ट के सेल में जाकर अपने आप को क्या कर पाते हैं, क्लोनिंग कर पाते हैं। कैपेबिलिटी किसके अंदर है, दो ही के पास है, एक प्लाज्मिड दूसरा बैक्टीरियोफेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You know that the plasmid and bacteriophage have ability to replicate within the bacterial cell independent of the control of chromosomal DNA। बोला गया है कि आज जैसा कि आप जानते हैं जो प्लाज्मिड हो गया और बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है जो क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है किसको, बैक्टीरिया को। इन्हीं दोनों के अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो क्षमता है कि बैक्टीरिया सेल के अंदर जाएं और खुद का क्या कर सके, रेप्लिकेशन कर सके, खुद को क्या कर सके, बढ़ा सके, ठीक है, बिना बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए से, ठीक है। उसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, उसकी कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है ये। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर है वो प्लाज्मिड हो सकता है या फिर बैक्टीरियोफेज हो सकता है, क्योंकि ईजिली जाके बैक्टीरिया सेल के अंदर रेप्लिकेशन कर पाते हैं, अपने आप को क्लोनिंग, अपना क्लोन बना पाते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ इट्स हाई नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ दियर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। क्यों बैक्टीरियोफेज की बात कर रहे हैं, क्यों उस वायरस की बात कर रहे हैं जो खुद बीमारी कॉज कर रहा है बैक्टीरिया को, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके पास क्या होता है, हाई कॉपी नंबर होता है। वो जब बैक्टीरिया सेल के अंदर चला जाता है तो अपने जल्दी कॉपीज बनाता है, अपने ढेर सारे बोल सकते हैं प्रोजेनी बनाता है, ठीक है। इसके कॉपी नंबर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू बैक्टीरियल सेल के। अगर बैक्टीरिया ने एक रेप्लिकेशन किया तो क्या पता वायरस ने 10-20 रेप्लिकेशन करके अपने अमाउंट को बढ़ा लिया है, अपने बोल सकते हैं प्रोजेनी को बढ़ा लिया है। सम प्लाज्मिड, कुछ ऐसे प्लाज्मिड होते में हैव 1 to 2 कॉपीज पर सेल, वेयर एज सम अदर में हैव 15 to 100 कॉपी पर सेल। कुछ ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो बैक्टीरिया सेल के अंदर 1 से 2 कॉपी ही बना पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो 15 से 100 कॉपी भी बना सकते हैं बैक्टीरिया सेल के अंदर। दियर नंबर कैन गो इवन हायर, उससे भी ज़्यादा नंबर जा सकता है। इफ वी आर एबल टू लिंक द alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its number equal to the copy number of the plasmid or the bacteriophage। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि अगर हम कैपेबल हो सकते हैं, अगर हम उस कैपेबल हो जाएं अपने एलियन पीस ऑफ डीएनए को, जो भी हमारा फॉरेन डीएनए है, डिजायरेबल डीएनए है, सब उसी का नाम है, एलियन पीस ऑफ डीएनए, फॉरेन डीएनए, डिजायरेबल डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये जो चारों नाम है ना, वही जो हमारा फॉरेन जीन है उसी के लिए है, ठीक है। अगर हम क्या करें, अपने एलियन डीएनए को, जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है उसको हम बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड के साथ जोड़ दें, ठीक है, किसी तरीके से, तो जितनी कॉपी प्लाज्मिड की होगी, जितनी कॉपी बैक्टीरियोफेज की होगी, उतनी कॉपी आपके डिजायरेबल डीएनए की भी होगी, अपने फॉरेन डीएनए की भी होगी, ठीक है। वेक्टर आर यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर अ सच अ वे दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ अ फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट। बोला गया है कि वेक्टर का इस्तेमाल आजकल हम लोग इंजीनियर फॉर्म में कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम वेक्टर से, जो भी हमारा प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज है, इससे क्या कर रहे हैं, अपने हम एलियन डीएनए को, जो फॉरेन डीएनए है, जो डिजायरेबल डीएनए है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हम उसको क्या कर रहे हैं, वेक्टर से जोड़ दे रहे हैं। और जब ये वेक्टर किसी भी सेल के अंदर जा रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, मान लीजिए ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है, तो वहाँ पे ये क्या कर पा रहा है, अपने जितनी कॉपीज बना रहा है उतना ही हमारे
एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायरेबल डीएनए की भी कॉपी बन रहा है। इससे हम ये भी सेलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये है कि आपने प्लाज्मिड और अपने फॉरेन जीन को जोड़ के एक जो नया यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल बनाया वो तो रिकॉम्बिनेंट हो गया। नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब कि प्लाज्मिड के प्लाज्मिड वैसे पड़ा रहा, आपका फॉरेन जीन वहाँ पे आ ही नहीं पाया, दिस इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब आगे देखते हैं, द फॉलोइंग्स आर द फीचर दैट रिक्वायर टू फैसिलिटेट द क्लोनिंग इनटू द वेक्टर। ठीक है, कुछ ऐसे फीचर होना बहुत ज़रूरी है कि जो दिखाते हैं कि क्लोनिंग कर पाएगा आपका जो फॉरेन जीन है, जो एलियन जीन है या एलियन डीएनए है, वो वेक्टर के अंदर जाके क्लोनिंग कर पाएगा। तो पहला क्या है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो भी आपका वेक्टर होगा, चाहे प्लाज्मिड है, चाहे आपका बैक्टीरियोफेज है, उसके पास क्या होना चाहिए, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, नाम में ही छिपा हुआ है शब्द में, देखिए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि इसी जगह से क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा पूरा। ठीक है, this is the sequence from where the replication start. Any piece of DNA when linked to this sequence can made to be replicate within the host cell. ठीक है, जो origin of replication ऐसे sequences है जहाँ से replication शुरू होता है। अगर आप अपना कोई भी DNA, कोई भी foreign DNA को origin of replication में जोड़ दें तो आपका होस्ट जितनी बार अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, अपने प्लाज्मिड को रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, उतनी बार आपका फॉरेन जो जीन है या फिर फॉरेन डीएनए है, जो डिजायरेबल डीएनए है, वो भी क्या करेगा, अपने आप को रेप्लिकेट कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि हम कहीं पे भी अपने फॉरेन जीन को नहीं जोड़ सकते हैं। उसको जोड़ने के लिए हमें प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज का वो जगह ढूंढना है जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट हो, जहाँ से रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। ये वो सीक्वेंस है, यही क्या करेगा, कंट्रोल भी करेगा कि मुझे प्लाज्मिड की कॉपी 10 बनाने हैं कि 2 बनाने हैं कि 4 बनाने हैं। मीन्स ये क्या करेगा, कॉपीज को भी कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। पहला ये तो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा कि कितने कॉपी नंबर बनने चाहिए पर सेल में, जो भी बैक्टीरिया के सेल में ये जो प्लाज्मिड गया है, बैक्टीरियोफेज गया, वेक्टर गया है, उसके कितने कॉपी नंबर बनने चाहिए, ये भी डिसाइड कौन करेगा, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन करेगा। ठीक है, सो इफ यू वांट टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ टारगेट डीएनए इट शुड बी क्लोन इन अ वेक्टर हुज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉपी नंबर हाई होना चाहिए। ठीक है, बोला गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा कॉपी नंबर बढ़ाना है, मीन्स आपको जो भी आपका फॉरेन जीन है उसका बोल सकते हैं ज़्यादा कॉपीज चाहते हैं, मल्टीपल कॉपी देखना चाहते हैं, तो आपको टारगेट उस वेक्टर को करना चाहिए जिसके पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास इतनी क्षमता है कि वो मल्टीपल कॉपी बना सके, हाई नंबर पे कॉपी नंबर बना सके। आप उसको चूज़ करिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऐसा प्लाज्मिड है जो 10 से 15 बना रहा है कॉपी, तो वो आगे चल के भी आपने अपना एलियन डीएनए भी लिंक किया है तो वो भी 10 से 15 ही बनेगा। लेकिन कोई ऐसा प्लाज्मिड है जो 50 से 100 बना रहा है, तो आप जो हाई कॉपी नंबर वाला अगर आप उससे अपने एलियन डीएनए को लिंक करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा अमाउंट में या ज़्यादा मल्टीपल कॉपी देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, इन एडिशन टू ORI, ठीक है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, द वेक्टर रिक्वायर्ड अ सिलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सिलेक्टिवली परमिट द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट। देखिए, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है, फॉरेन जीन है। ठीक है, ये आपका वेक्टर है, दिस इज कॉल्ड फॉरेन, इसको मैं लिखती हूँ डिजायरेबल जीन। ठीक है, सबसे अच्छा लगता है शब्द मुझे, डिजायरेबल जीन। ठीक है, ये क्या है, आपका डिजायरेबल जीन या डीएनए है। ये क्या है, आपका वेक्टर है। ठीक है, मान लीजिए प्लाज्मिड है, आपने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा। जोड़ा कैसे, देखिए, ये देखिए इस तरीके से कुछ आपने इनको जोड़ के क्या बना लिया, आपने बना लिया rDNA, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। किसकी मदद से, लाइगेज की मदद से, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बाइंड। ठीक है, 2 डिफरेंट सोर्स ऑफ यहाँ पे जीन क्या है, रिकॉम्बाइंड हो गए हैं, तो ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गए। ठीक है, आपने क्या करना है, इसे होस्ट में भेजना है। 3 कंडीशन हो सकती है। ठीक है, पहला कंडीशन ये है, मान लीजिए ये होस्ट का सेल है, दूसरा एंड देन तीसरा। ठीक है, ऐसा तो आप एक कॉपी तो बनाएंगे नहीं, आप तो बहुत सारा चाहेंगे। ठीक है, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बन पाया हो, आपका प्लाज्मिड ही हो। ठीक है, मान लीजिए एक ऐसा बैक्टीरिया सेल जिसके अंदर क्या गया है, आपका ऐसा बोल सकते हैं सिर्फ प्लाज्मिड चला गया है। ठीक है, एक तरफ हम बोल सकते हैं यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट चला गया है। ठीक है, एक तरफ कुछ गया ही नहीं है।
ठीक है। इनका खुद का एक, मान लीजिए मैं यहाँ पे इनका खुद का जीनोम भी बना दे रही हूँ, इनका खुद का जीनोम है, ठीक है, ये समझिए खुद का जीनोम, खुद का जीनोम है। ऐसा नहीं है कि हम हर बार जितनी बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए हर बार सक्सेसफुल हो, ऐसा नहीं होता। ये सारा काम तो एंजाइम का है, एंजाइम कितना काम कर सकती है उसमें भी हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हमने डिज़ायरेबल जीन दिया यहाँ पे, ठीक है, हमने डिज़ायरेबल जीन दिया, इसको इस कलर से बनाओ। हमने क्या किया, अपना डिज़ायरेबल जीन दिया, वेक्टर दिया, ठीक है, सेम एंजाइम से सब कुछ कट कराया, स्टिकी एंड बनाया, और हमने डीएनए लाइगेज की मदद से अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, ठीक है। अब बारी आई जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। ऐसा नहीं होता कि हर बार मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन ही गया है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो वेक्टर है वैसे ही पड़े हुए हैं, अभी फॉरेन जीन यहाँ पे ऐड ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहाँ भेज रही हूँ, होस्ट के बॉडी में भेज रही हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ट्रांसफर कर रही हूँ, किसका, जीन का, ठीक है। मैं बोल सकती हूँ जीन ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो रहा है कि हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है इसको क्या करना चाहते हैं, हम होस्ट की बॉडी में ट्रांसफर करना चाहते हैं। पहला केस ये होगा कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट है वो आ गया, हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो होस्ट में सक्सेसफुली हो गया, आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पहली बात तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये रिकॉम्बिनेंट हम बोल सकते हैं इसको। साथ में ये क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड है, मतलब ये ट्रांसफर हो चुका है। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब क्या है कि इसके बॉडी में कुछ ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम कुछ तो गया है। अब क्या गया है ये भी जानना ज़रूरी है कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है या फिर खाली का खाली प्लाज्मिड चला गया है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हो गया, जैसे मैंने आरडीएनए लिखा है। दूसरा हम इसको ट्रांसफॉर्म्ड बोल सकते हैं, ठीक है। इस वाले केस में देखते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि कुछ तो गया है। अब ये नहीं पता कि रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये कुछ तो गया है, इस बैक्टीरिया सेल ने कुछ तो लिया है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ईजिली नहीं लेते हैं बैक्टीरिया सेल हमारे रिकॉम्बिनेंट को या नॉन रिकॉम्बिनेंट को, बहुत फोर्सफुली, यहाँ पे भी प्रोसीजर हम पढ़ेंगे कि बहुत फोर्सफुली हमें बैक्टीरिया सेल के अंदर अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भेजना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो कुछ तो गया है, वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। जो गया है ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से गया है। अब क्या गया है, इसके अंदर तो खाली प्लाज्मिड है, इसमें कहीं पे भी आप नहीं देखेंगे कि आपका यहाँ पे डिजायरेबल जीन प्रेजेंट है, ठीक है। आपका यहाँ पे सिर्फ प्लाज्मिड गया है, तो हम इसको बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट तो है बट नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया है, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मिड चला गया है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है, ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, सॉरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ये बोल सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम इस बैक्टीरिया सेल ने कुछ तो ग्रहण किया, अपने बॉडी में लिया, तो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। लेकिन क्या लिया, प्लाज्मिड ले लिया, जिसके पास कोई भी आपका डिजायरेबल जीन नहीं है, आपका एलियन पीस ऑफ डीएनए यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया, ठीक है। दूसरा वाला तो आपने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन टाइम इसने लिया है और क्या लिया, रिकॉम्बिनेंट। लेकिन जो तीसरा है इसने कुछ लिया ही नहीं इसने कुछ नहीं लिया, ट्रांसफॉर्मेशन साइड भी कुछ नहीं लिया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट की बात ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसने कुछ लिया ही नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा। तो 3 टाइप का केस देख चुके हैं कि आपने क्या किया, डिजायरेबल जीन लिया है, वेक्टर को लिया है, उसको आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए। देखिए एक प्रोसीजर में तो नहीं होता है, बहुत सारे आपको कुछ प्लाज्मिड वेस्ट चले जाएंगे, आपके फॉरेन जीन कहीं जोड़ नहीं पाएंगे, तो ऐसा केस होता है, ठीक है, क्योंकि हम कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया पे काम करते हैं इस टाइम। तो इसमें क्या होगा, आपने क्या किया, होस्ट के बॉडी में आपको अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए भेजना है, तो उस टाइम क्या होगा, आपके बोल सकते जो होस्ट है, मान लीजिए ई कोलाई है, उसने क्या किया, कुछ तो ग्रहण किया। अब जो ग्रहण किया है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, ठीक है। जो नहीं कुछ ग्रहण किया उसे क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। बात खत्म पहला। दूसरा, किसने क्या ग्रहण किया है, क्या लिया है, किस चीज़ का ट्रांसफर हुआ है। अगर उसने सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मिड लिया है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही जीन है, ठीक है। किसी ने क्या लिया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया है, तो कैसा होगा, रिकॉम्बिनेंट होगा, ठीक है। वो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट, मैं इसको लिखती हूँ, ठीक है। वो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका फॉरेन जो बोल सकते हैं जीन और यहाँ पे प्लाज्मिड दोनों एक साथ आए हैं, तो क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के अलावा जो हमारा वेक्टर है वो क्या है, एज ए सिलेक्टेबल मार्कर की भी तरह काम करता है। सिलेक्ट करता है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, ये सिलेक्टेबल मार्कर अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे उसको। ठीक है, इससे हम ये देख पाएंगे कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, किसके अंदर कुछ तो गया है, बैक्टीरिया सेल के अंदर ग्रहण किया, किसने नहीं किया है। जिसने लिया है उसको क्या बोले, ट्रांसफॉर्मेंट बोल रहे हैं, जिसने नहीं लिया है उसे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। अब जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लिया है उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। जिसने नॉन रिकॉम्बिनेंट को लिया है, मीन्स उसके अंदर कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया, उससे क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट बट ट्रांसफॉर्मेंट। ओके, अब आगे देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट बैक्टीरियम। यू विल स्टडी द प्रोसेस इन सब्सिक्वेंट सेशन। ठीक है, बोला गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस है जिससे क्या होता है, पीस ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया के बॉडी में या होस्ट के सेल में। उसी मतलब जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो भी आपका जीन है, ठीक है, जो भी आप चाहते हैं पीस ऑफ जीन को, उसको क्या, जो आपका फॉरेन डीएनए है उसको चाहते हैं कि होस्ट के बॉडी में जाए, आगे क्लोनिंग हो, तो उसको क्या करना है, आपको पहले होस्ट के बॉडी में डालना पड़ेगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, नॉर्मली द जीन इनकोडिंग द रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक सच एज एम्पिसिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन एक्सेट्रा आर कंसीडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर ई कोलाई। बोला गया है कि नॉर्मली ऐसे जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं जो क्या दिखा रहे हैं, रेजिस्टेंट दिखाते हैं कुछ एंटीबायोटिक के, जैसे कि यहाँ पे एंटीबायोटिक दिया गया है, एम्पिसिन हो गया, क्लोरामफेनिकोल हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया, क्या है, एंटीबायोटिक्स है। इनके अगेंस्ट कुछ ऐसे जीन होते हैं जो क्या दिखाते हैं, रेजिस्टेंट दिखाते हैं कि अगर ये एंटीबायोटिक उनके ऊपर डाल दिया जाए तो उन जीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या है, रेजिस्टेंट है। ठीक है, और इनका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं ई कोलाई को। ठीक है, नॉर्मल ई कोलाई, जो नॉर्मली ई कोलाई होते हैं, डू नॉट कैरी, उनके पास कुछ नहीं होता है ऐसा रेजिस्टेंट अगेंस्ट एनी दीज एंटीबायोटिक। बोला गया है कि जो नॉर्मल ई कोलाई होते हैं, जो नेचुरली पाए जाते हैं ई कोलाई, उनके अंदर किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंट नहीं होता। ठीक है, उनके अंदर अगर रेजिस्टेंट लाना है तो हम बाहर से आर्टिफिशियली वो जीन देंगे, जैसे कि हम कर सकते हैं किसकी मदद से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, अगर मैं उसको चाहती हूँ टेट्रासाइक्लिन नाम की जीन से उसको रेजिस्टेंट दिलवाना, तो मैं क्या करूँगी, वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को लाऊंगी, ठीक है, प्लाज्मिड के अंदर जोड़ूंगी, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाऊं और उसको मैं भेज दूं ई कोलाई के अंदर। तो इस बार जो ई कोलाई होगी वो क्या होगी, उसको आप टेट्रासाइक्लिन कितना भी उसके ऊपर डाल दें लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तब भी जिंदा रहेगी। ठीक है, तो जान जाइए कि यहाँ पे कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कुछ एंटीबायोटिक के अगेंस्ट क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, जैसे कि एम्पिसिन हो गया, क्लोरामफेनिकोल हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया। ठीक है, इनका हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, जो नॉर्मली ई कोलाई होती है उनके पास कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होता है। आगे देखते हैं क्लोनिंग साइट, कहाँ पे हम क्लोनिंग कर सकते हैं, कोई भी वेक्टर में हम कहाँ पे अपना डिजायरेबल जीन जोड़ सकते हैं। क्लोनिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो क्लोनिंग साइट का मतलब कि जो हमारा वेक्टर है वहाँ पे अपना हम कहाँ पे डिजायरेबल जीन वेक्टर में जोड़ सकते हैं, दैट इज द क्लोनिंग साइट। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड टू हैव अ वेरी फ्यू प्रिफरली सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट फॉर अ कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। बोला गया है कि अगर आप चाहते हैं अपना एलियन डीएनए या फिर अपना पीस ऑफ डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायरेबल डीएनए, ठीक है, ये सारे सबके नाम हम बोल सकते हैं एक ही है, क्या है, एलियन डीएनए का या फॉरेन डीएनए का। अपना हम एलियन डीएनए को हम उस वेक्टर से जोड़े जिसके पास क्या है, एक सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट होना चाहिए। मान लीजिए हमारा वेक्टर है, ठीक है, उसके पास एक सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट है, तो यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं अपने डिजायरेबल जीन को जोड़ सकती हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए इसके पास मल्टीपल हो जाए, ढेर सारे रिकॉग्नाइजेशन साइट हो जाए, ठीक है, तो इसके कई सारे छोटे छोटे इस तरीके से फ्रेगमेंट हो जाएंगे, तब तो ये वेक्टर बेकार हो गया। इतने सारे रिकॉग्नाइजेशन साइट होगा तो इसमें हमारा क्लोनिंग कहाँ हो पाएगा। तो जो भी हम वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें देखिए बहुत ही कम रिकॉग्नाइजेशन साइट होना चाहिए, स्पेशली एक ही हो तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments which will be complicate the cloning
जीन। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि अगर ढेर सारे रिकॉग्नाइजेशन साइट होगा, मीन्स यहाँ पे क्या करेगा, कोई वेक्टर है, हम बार बार रिकॉग्नाइजेशन साइट की बात क्यों कर रहे हैं, कोई वेक्टर है, हमको क्या करना पड़ेगा, अपना फॉरेन जीन या जो फॉरेन डीएनए है उसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एंजाइम की मदद से, किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम क्या करेंगे, इसको कट कराएंगे, इसको कट करेंगे ना, जो हमने पहले पढ़ रखा है कि हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम वेक्टर पे भी और अपने फॉरेन डीएनए या जीन पे भी कट लगवाते हैं ताकि सेम स्टिकी एंड बने। जब सेम स्टिकी एंड बनेगा तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, डीएनए लाइगेज की मदद से अपने एलियन डीएनए को हम वेक्टर से जोड़ सकते हैं, तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। लेकिन अगर किसी वेक्टर के पास एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन साइट होगा तो इससे क्या होगा कि जो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट कराएंगे तो वो क्या करेगा, छोटे छोटे फ्रैगमेंट में हमारे वेक्टर को कट कर देगा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, The ligation of the alien DNA is carried out at a restriction site present in one of or two antibiotic resistant gene। बोला गया है कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा ई कोलाई का हमारा क्लोनिंग वेक्टर है जो कि आर्टिफिशियली बना है, जिसका नाम है PBR322। ठीक है, इसके पास क्या है, 8 क्लोनिंग साइट हैं, 8 क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है, 2 सेलेक्टेबल मार्कर हैं, 2 सेलेक्टेबल मार्कर हैं, 2 सेलेक्टेबल मार्कर हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे क्लोनिंग साइट का मतलब है कि हम यहाँ से अपने फॉरेन जीन या एलियन डीएनए को जोड़ सकते हैं। पहला क्या हो गया, वैम फर्स्ट हो गया, सेल फर्स्ट हो गया, PBU सेकेंड हो गया, फर्स्ट हो गया, PBU फर्स्ट हो गया, इको R1 हो गया, कैल1 हो गया, हिन थर्ड हो गया, थर्ड नॉट सेकेंड। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्या हो गया, हमारे क्लोनिंग साइट हो गए कि मैं यहाँ अपने फॉरेन डीएनए को क्या कर सकती हूँ, ला के जोड़ सकती हूँ, लाइगेट कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 सिलेक्टेबल मार्कर है, ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, ये जो एरिया है ये दिखा रही है कि इनके पास ऐसी जीन है कि हम अगर टेट्रासाइक्लिन नाम का एंटीबायोटिक इनके ऊपर डालें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि ये जो इतना एरिया है इनके पास क्या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं एम्पिसिन नाम का जो यहाँ पे एंटीबायोटिक होता है उसके लिए यहाँ पे रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में क्लोनिंग होगा तो या तो वैम फर्स्ट में हो सकता है या सेल फर्स्ट में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये रिकॉग्नाइजेशन साइट है किसके, इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के। ठीक है, अगर फर्स्ट की बात करते हैं, PV फर्स्ट की बात करते हैं, ये क्या करेगा, एम्पिसिन नाम के जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उन पे क्या करेगा, हमारा डीएनए, एलियन डीएनए को क्या करेगा, लाइगेट कर देगा, वहाँ से कट कर देगा फ्रेगमेंट। अगर यहाँ पे सोचिए ये जो इतनी एरिया है, सपोज करिए ये क्या है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। अगर मैं किसी वक्त इसे कट कर दूँ, यहाँ कट कर दूँ, तब तो इस जो यहाँ पे आर्टिफिशियली बना हुआ हमारा क्लोनिंग वेक्टर है PBR322, तो इसके पास इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन क्या हो गया, खराब हो गया। तो ये अब अगली बार इसके ऊपर मैं टेट्रासाइक्लिन डालूंगी तो इसके अंदर कोई रेजिस्टेंट नहीं आएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ROP क्या है, PBU सेकेंड। जो ROP क्या होता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है जो कि हेल्प करता है किसमें, रेप्लिकेशन में। यहाँ पे लिखा गया है रोप कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि देखिए ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 शोइंग द रिस्ट्रिक्शन साइट। रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब है कि यहाँ पर एंजाइम आके कट करके यहाँ पे कुछ भी हम जोड़ सकते हैं। हिंट थर्ड हो गया, इको R1 हो गया, वैम फर्स्ट, सेल फर्स्ट हो गया, PBU सेकेंड, पास सेकेंड, कैल। ठीक है, ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखें यहाँ पे है प्रेजेंट। देखें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से क्या होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होगा, रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर इसके पास क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जो कि किससे दिखाते हैं, एक एम्पिसिन नाम के एंटीबायोटिक से, दूसरा क्या है, टेट्रासाइक्लिन नाम के एंटीबायोटिक से इनके पास रेजिस्टेंट जीन है। मतलब कि अगर आप एम्पिसिन या टेट्रासाइक्लिन डाल रहे हैं तो इनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आर्टिफिशियली बनाकर हम ई कोलाई के अंदर भेज रहे हैं। नेचुरली तो ई कोलाई के पास कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होता। देखिए NCERT में भी लिखा है कि नॉर्मल ई कोलाई डू नॉट कैरी रेजिस्टेंट अगेंस्ट एनी दीज एंटीबायोटिक। नॉर्मली उसके पास किसी के लिए
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होता है, जो कुछ भी अगर उसके अंदर रेजिस्टेंट आ रहा है तो हम उसको आर्टिफिशियली बना के दे रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, द लाइगेशन ऑफ द एलियन डीएनए इज कैरी आउट एट द रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। हमने क्या किया है कि हमारा फॉरेन जो डीएनए है, जो जीन है, हमने उसको आइसोलेट कर लिया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से निकाल के रख लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल PBR322 वेक्टर है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, चाहे ये देखिए एम्पिसिन रेजिस्टेंट हो गया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट हो गया, मैं अपने यहाँ पे एलियन डीएनए को क्या कर रही हूँ, इन्हीं जगह पे क्या करूँगी, लाइगेट करूँगी, इन्हीं जगह पे क्या करूँगी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैं क्या करूँगी, उसको कट कराऊंगी और अपने जो फॉरेन डीएनए है, जो एलियन डीएनए उनको जोड़ दूंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, you can ligate a foreign DNA at the VAM first site of the tetracycline resistant gene in the vector PBR322। बोला गया है कि आप क्या कर रहे हैं, अपने फॉरेन डीएनए को कहाँ जोड़ेंगे, वैम फर्स्ट साइट पे जोड़ेंगे, जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के पास है। ये देखिए, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है उसके पास क्या है, किसी इस वेक्टर का, किसी बोल सकते हैं किसी इस एंजाइम का क्या है, बोल सकते हैं रिकग्नाइजेशन साइट है। तो वैम फर्स्ट पे हम क्या कर रहे हैं, अपने डिजायरेबल जीन या फॉरेन डीएनए को क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब उससे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इसको कट करके, वैम फर्स्ट पे यहाँ पे कट करके मैंने यहाँ पे अपना डिजायरेबल जीन यहाँ पे लाइगेट कर दिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस प्लाज्मिड के अंदर जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था वो खराब हो गया। अब वो खराब हो गया तो अगर मैं इसके ऊपर क्या करूँ, टेट्रासाइक्लिन डालूँ तो खत्म हो जाएगा ये प्लाज्मिड। लेकिन एम्पिसिन वाला जो है यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे कोई लाइगेशन नहीं किया है डिजायरेबल या फॉरेन डीएनए से, तो इससे क्या होगा, इसके पास क्या है, ये अभी भी एम्पिसिन नाम के एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट दिखाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, वैम फर्स्ट पे ही लाइगेशन कर दिया है, उस वहां पे अपना डिजायरेबल जीन डाल दिया है, तो इससे क्या होगा, इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन नाम का कोई रेजिस्टेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, the recombinant plasmid will lose the tetracycline resistant gene due to the inertiation of the foreign DNA but still be selected out from the non-recombinant ones by plating the transformant on the tetracycline containing medium। देखिए होता क्या है, अब मैं इसको एक बार पहले बता दूं, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ते हो। देखिए यहाँ पे मेरा वो PBR322 वेक्टर है, ठीक है। ये वाला जो साइट क्या है, मैंने ये टेट्रासाइक्लिन वाला है, मान लीजिए ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, मैंने क्या किया, इस पर लाइगेशन कर दिया। अब मैं एक नॉर्मल सा लूँगी PBR322 जिसमें कोई लाइगेशन वैगेशन नहीं, इसके पास टेट्रासाइक्लिन एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। याद रखिएगा कि मैंने जो अपने डिजायरेबल जीन या फॉरेन डीएनए को जो लाइगेट किया है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ किया है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे किया। एम्प्लिसिन वाई रेजिस्टेंट जीन को मैंने छुआ तक नहीं है, तो इसका मतलब उसके पास अभी भी एम्प्लिसिन से क्या है, रेजिस्टेंट है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगी, पहले एम्प्लिसिन मीडियम पे, जो एम्प्लिसिन नाम का बोल सकते हैं यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, मिस रेजिस्टेंट है। अब मैं इस पर क्या कराऊंगी, इनका ग्रो कराऊंगी, ठीक है। ये इसका मैं ग्रो कराऊंगी। अब जब मैं ग्रो कराऊंगी तो मैं देखूंगी, ऐसे थोड़ी ना ग्रो कराऊंगी, मैं इसको क्या करूंगी, ई कोलाई के अंदर भेज दूंगी, ई कोलाई के अंदर भेज दूंगी, ई कोलाई के अंदर भेज दूंगी। कुछ नहीं है, मतलब कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। मुझे क्या करना है, मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब मुझे जब सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, ये भी ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, ये वाला नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, मैं इस तरीके से लिख रही हूँ TT, ठीक है। ये वाला कैसा है, रिकॉम्बिनेंट है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है NR, ठीक है। तो जो एम्प्लिसिन यहाँ वाला जो प्लेटिंग है, इस पर मैंने क्या किया है, यहाँ पे तीनों को रखा, तो मैं क्या कर पा रही हूँ, यहाँ पे जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसके पास तो कोई रेजिस्टेंट नहीं है, वो तो मर गया, खत्म, उसको हटा दी। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। ये भी मुझे अभी पता नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, इसको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे क्या करूँगी, मैं बोल सकती हूँ टेट्रासाइक्लिन वाला जो एंटीबायोटिक है उस पर ग्रो कराऊंगी। रेजिस्टेंट जीन तो इनके पास है, मतलब इसके पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं होगा, इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। क्यों, क्योंकि मैंने इस पर लाइगेशन नहीं कराया है। बट याद रखिएगा कि ये जो प्रोसीजर होता है ये कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया पे होता है, किसी एक बैक्टीरिया पे नहीं होता, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया पे होता है। और ये जो बोल सकते हैं, ये जो मेथड है ना, इस पर क्या होगा, मैं वुडन ब्लॉक लाऊंगी, इस पर चिपका के सेम इसकी जो कार्बन कापी होगी अपने पास, मतलब कुछ बैक्टीरिया को मैं ग्रो कराऊंगी इधर, कुछ को इधर ग्रो कराऊंगी, कुछ को और जगह ग्रो कराऊंगी, और मैंने वुडन ब्लॉक को लाके इसे चिपकाया और फिर उठा के मैं उसको अलग रख दूंगी। क्यों, क्योंकि मुझे चेक करना है कि मेरा रिकॉम्बिनेंट कहाँ है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सी कॉलोनी है। क्योंकि जब ये बैक्टीरिया एक साथ ग्रो करेंगे ना, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा वो एक साथ ग्रो करेगा एक कॉलोनी में, जो ट्रांसफॉर्मेंट होंगे उनमें जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो एक कॉलोनी में ग्रो करेगा, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे वो एक साथ यहाँ पे ग्रो करेंगे, और जो
ट्रांसफॉर्मेंट में नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे वो भी ग्रो करेंगे, सब अलग अलग कॉलोनीज में ग्रो करेंगे। तो मैं क्या की, पहले तो एम्प्लीसिन डाली, ठीक है, ये क्या है, एंटीबायोटिक है। इस एंटीबायोटिक को डालते ही जो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली कॉलोनी थी वो तो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उनके पास एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट जीन ही नहीं प्रेजेंट है। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेंट नहीं गया, एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास क्या बचा हुआ, ट्रांसफॉर्मेंट बचा हुआ। अब मुझे चूज करना है कि ये जो दोनों ट्रांसफॉर्मेंट वाली जो कॉलोनी है इसमें किसके पास बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट है, किसके पास नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, किसके पास रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल गया है, किनके पास नहीं गया। तो मैं क्या करूँगी, टेट्रासाइक्लिन नाम के एंटीबायोटिक के ऊपर, ठीक है, एंटीबायोटिक क्या करूँगी मैं, इनके ऊपर मैं क्या करूँगी, डाल दूँगी, ठीक है। डालने के बाद देखा जाएगा कि जो मैंने लाइगेशन किया था, जो मैंने अपने एलियन डीएनए को ऐड किया था, वो कहाँ ऐड किया था, जिनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, मैंने उसी को कट करके वहीं ऐड कर दिया। तो इस सेकंड टाइम क्या होगा, सेकंड बार में हम देखेंगे कि जो मेरा ये बोल सकती हूँ, जो मेरा ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है ये तो ग्रो कर जाएगा। क्यों ग्रो कर जाएगा? क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन वैसे के वैसे प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे लाइगेशन नहीं हुआ है। लेकिन जो मेरा रिकॉम्बिनेंट वाला होगा वो तो मर जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो ख़त्म हो जा रहा है, जो ग्रो नहीं कर पा रहा है, यही हमारा रिकॉम्बिनेंट है। लेकिन एक साइड में देखूंगी तो मैं दूसरा जो मैंने वुडन कॉपी से, इस तरीके से वुडन ब्लॉक से मैंने इसको कॉपी करके रखा है, तो मैं इधर से देख के पता लगा सकती हूँ। तो इसका मतलब जो ख़त्म हो रहा है, जो कॉलोनी इधर ख़त्म हो रही है, इसका मतलब वही मेरी रिकॉम्बिनेंट वाली कॉलोनी है, और जो वैसे के वैसे है ये मेरी नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली कॉलोनी है। तो बहुत ही बोल सकते हैं, बहुत ध्यान से, बहुत ही टाइम टेकिंग, बहुत बोल सकते हैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ध्यान देने वाला ये प्रोसीजर है, ठीक है। एनसीईआरटी ये भी कहती है। फिर एक दूसरा मेथड हम लोग उसमें पढ़ेंगे, किस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचान सकते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट हमने देखा। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब कि हम कुछ बैक्टीरिया सेल के अंदर डाल रहे हैं, मतलब उसने कुछ ग्रहण किया। अब ये नहीं पता कि रिकॉम्बिनेंट को ग्रहण किया है या नॉन रिकॉम्बिनेंट को ग्रहण किया, क्या ग्रहण किया, वो ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। लेकिन कुछ नहीं लिया, इसका मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हुआ। मैंने क्या किया है, मेरे पास क्या है, वेक्टर है जिसका नाम है PB322, ठीक है। इसके पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट जीन है। मतलब कि मैं इसके ऊपर एम्प्लीसिन डालूंगी तब भी ये वेक्टर जिंदा रहेगा, मैं इसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे एंटीबायोटिक डालूंगी तब भी जिंदा रहेगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर मैंने लाइगेशन कर दिया, अपना डिजायरेबल जीन या अपना फॉरेन जीन यहाँ पे जोड़ दिया। किसकी मदद से? डीएनए लाइगेज की मदद से, ठीक है, लाइगेज की मदद से। अब क्या होगा, अब ये जो प्लाज्मिड है, जो आर्टिफिशियल ये प्लाज्मिड है, अब इसके पास जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था वो खत्म हो गया, खराब हो गया। अब इस बार ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा, टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट अब कोई रेजिस्टेंट नहीं दिखाएगा। तो उसी को सेलेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एम्प्लीसिन और टेट्रासाइक्लिन की प्लेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। एम्प्लीसिन पे जब मैं करूँगी तो वहाँ पे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसके अंदर कुछ नहीं गया, वो खत्म हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट बचेंगे। लेकिन मुझे उसमें भी चेक करना है कि कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो इससे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेंट वाला जब मुझे कॉलोनी मिल जाएगा तो मैं वुडन बोल सकते ब्लॉक से इस तरीके से चिपका के उन कॉलोनी को रख दूंगी। तो मैं देखूंगी जो एक साइड, एक तरह की बैक्टीरिया होगा एक तरफ ग्रो करेगा, दूसरी वाली एक तरफ ग्रो करेगा। मीन्स जो रिकॉम्बिनेंट होंगी वो एक जगह ग्रो करेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट एक जगह ग्रो करेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डालूंगी, उनके ऊपर प्लेटिंग करूंगी, तो मैं देखूंगी कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट जिनके ऊपर कोई भी फॉरेन जीन का लाइगेशन नहीं हुआ है, जो मेरा फॉरेन जीन नहीं लिया है, वो तो ईजिली ग्रो कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि जो मेरा रिकॉम्बिनेंट है उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन खराब हो चुका है, वो मर जाएगा टेट्रासाइक्लिन तुरंत डालने के बाद। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो तो ग्रो करेगा, वो तो ग्रो किया। लेकिन जो मेरा बोल सकते रिकॉम्बिनेंट है, उसमें जो हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, मैंने उसी जगह क्या किया, अपना फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन को लाइगेट किया है, जिसकी वजह से अब जो मेरा प्लाज्मिड है या जो वेक्टर है मेरा, ठीक है, उसके पास कोई भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं प्रेजेंट है। अगर मैं टेट्रासाइक्लिन पे डालूंगी, एंटीबायोटिक पे डालूंगी, तो मेरा रिकॉम्बिनेंट मरने लगेगा। तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि जो मरती हुई कॉलोनी है वो कोई और नहीं, वो मेरी ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है, उससे बचाओ, ठीक है। इससे हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है।
The recombinant plasmid will lose the tetracycline resistant gene due to the initiation of the foreign DNA but can still be selected out from the non-recombinant ones by plating the transformant on the tetracycline containing medium. बोला गया है कि जब मैं वैम फर्स्ट पे अपने फॉरेन डीएनए को या जीन को लाइगेट करूंगी उस दौरान क्या होगा, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होगा उस टाइम खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से अब जो मेरा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है उसके अंदर अब कोई भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के पास? क्योंकि मैंने वैम फर्स्ट से यहाँ पे अपना फॉरेन, यहाँ पे बोल सकते हैं मैं अपना फॉरेन डीएनए यहाँ पे जोड़ दी हूँ। जब फॉरेन डीएनए जोड़ दी हूँ तो अब इसके पास कोई भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसको अपने रिकॉम्बिनेंट को क्या कर सकती हूँ, नॉन रिकॉम्बिनेंट से बोल सकती हूँ अलग, एलिमिनेट कर सकती हूँ, अलग कर सकती हूँ। क्यों? जब मैं इसको टेट्रासाइक्लिन पे प्लेटिंग कर पा रही हूँ, जैसे मैंने ये सेकेंड वाले स्टेप में किया, ठीक है। आगे देखते हैं। The transformant growing on the amplicene containing medium are then transformed on a medium containing tetracycline. पहले मुझे अपने ट्रांसफॉर्मेंट को कहाँ ग्रो कराना है? एम्पीसीन मीडियम पे कराना है, देन टेट्रासाइक्लिन में कराना है। क्यों एम्पीसीन पे इसलिए कराऊंगी, पहले मुझे ये देखना है किस बैक्टीरिया सेल के अंदर कुछ गया है या नहीं गया। जिसके अंदर नहीं गया वो कौन होगा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा। जिसके अंदर कुछ गया है वो ट्रांसफॉर्मेंट होगा। तो पहले मैं क्या करूँगी कि अपने जो ये कॉलोनी है बैक्टीरिया की उसको मैं ग्रो कराऊंगी कहाँ पे? सबसे पहले एम्पीसीन मीडियम पे कराऊंगी। इससे मुझे पता चलेगा कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। जब मुझे पता चल जाएगा कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाले बेकार है, उनको हटा के फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं इन कॉलोनीज को कहाँ ग्रो कराऊंगी? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक पे। इससे मैं पता करूँगी ट्रांसफॉर्मेंट में कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। The recombinant will grow in the amplicene containing medium but not on that containing tetracycline. बोला गया है कि जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो क्या करेगा? एम्पलीसीन मीडियम पे तो कर पा रहा है ग्रो। क्यों? क्योंकि उसके पास भी एम्पलीसीन, ये देखिए मेरा जो रिकॉम्बिनेंट है इसके पास भी क्या है? एम्पलीसीन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। इसमें कोई मैंने छेड़खानी नहीं की है, मैंने तो छेड़खानी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में की है। तो देखिए जो मेरा रिकॉम्बिनेंट है वो इजिली एम्पलीसीन पे मतलब जिंदा है उसके पास। क्यों? क्योंकि उसके पास इसके लिए रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। लेकिन जब मैं टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाल रही हूँ तो ये मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपने फॉरेन जीन को जोड़ दिया है, ठीक है। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है देखिए वो खुशी खुशी एम्पलीसिन वाले पे भी जिंदा है और टेट्रासाइक्लिन वाले पे भी जिंदा है। मतलब कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसके पास एम्पलीसिन वाले रेजिस्टेंट जीन तो है ही है, लेकिन और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में कोई लाइगेशन ही नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसके दोनों ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जिंदा है। और मैं जब एम्पलीसिन पे कर रही हूँ उसको ग्रो तब भी जिंदा है, तब भी वो अपना कॉलोनी बना रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं टेट्रासाइक्लिन पे कर रही हूँ, एंटीबायोटिक पे डाल रही हूँ, तब भी ये जिंदा है, तब भी ये क्या कर रहा है? अपना यहाँ पे कॉलोनीज बना रहे। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। In this case, one antibiotic resistant gene help in selecting the transformant, whereas the other antibiotic resistant gene get inactivated due to the inertiation of the alien DNA and help the selection of the recombinant, ठीक है। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर रहे हैं। अगर मैंने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में अपना फॉरेन डीएनए को जोड़ दिया है तो उसके लिए यहाँ पे जो एम्पीसीन है ये क्या कर रहा है? सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर रहा है। और एक तरफ यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन भी इस सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर रहा है। क्यों? एम्पीसीन का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का पता कर पा रहे हैं, और टेट्रासाइक्लिन से हम लोग क्या पता कर पा रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है। तो ठीक है, तो यही एनसीईआरटी में लिखा गया है कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हमें सिलेक्ट करा रही है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का, जैसे कि हमने एम्पीसिन डाला था। दूसरी एंटीबायोटिक जिसमें हमने इनिशिएशन किया, जिसको हमने इनएक्टिवेट कर दिया है, यहाँ पे हमने अपने फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए को जोड़ के उसे इनएक्टिवेट कर दिया जिस एंटीबायोटिक को, वो हमको हेल्प करा रही है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में, ठीक है। हमें डिफ्रेंशिएट करा रही है, हमको उसमें एलिमिनेट करा रही है, ठीक है। Selection of the recombinant due to the initiation of antibiotic is the Cook-Merism procedure because it requires the simultaneously plating on the two plate having different antibiotic। बोला गया है कि जो सिलेक्शन होता है रिकॉम्बिनेंट का जिसमें हमने इनएक्टिवेशन कराया है एंटीबायोटिक डाल के, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बोल सकते हैं ना बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाला प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हम दो एंटीबायोटिक को एक साथ
इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब हम सेकेंड वाला स्टेप कर रहे हैं, जब हम टेट्रासाइक्लिन वाला एंटीबायोटिक डाल रहे हैं, तो उस समय हमें डबल प्लेटिंग करनी पड़ पा रही है। क्यों? क्योंकि जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो तो मर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो टेट्रासाइक्लिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पास, हमारे रिकॉम्बिनेंट के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो मरता हुआ दिखेगा। तो हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डबल प्लेटिंग करनी पड़ेगी। इससे हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट होगा, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा। Therefore, alternative selectable marker have been developed which differentiated the recombinant from non-recombinant on the basis of their ability to produce color in presence of chromogenic substrate। इसीलिए हमने दूसरा रास्ता अपनाया, हमने दूसरा मेथड देखा कि हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पाए रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को, कैसे हम पता लगा पाए रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम तो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ईजिली पता लगा पा रहे थे, किसकी मदद से, एम्प्लीसिन नाम के यहाँ पे बोल सकते हैं एंटीबायोटिक की मदद से। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेंट होगा उसके पास तो एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट जीन होगा ही, वो तो जिंदा रहेगा, लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा वो तो मर जाएगा। लेकिन बात आती है कब, ट्रांसफॉर्मेंट में भी रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट की। ठीक है, अगर हम टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे एंटीबायोटिक डालेंगे तो जो मेरा रिकॉम्बिनेंट होगा वो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि मैंने क्या किया है, वैम फर्स्ट जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वहाँ पे मैंने क्या किया है, अपना फॉरेन डीएनए को जोड़ा है, जिसकी वजह से अब मेरे द्वारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया है उस प्लाज्मिड के पास कोई भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा उसके अंदर कोई भी लाइगेशन नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई भी डीएनए यहाँ फॉरेन डीएनए नहीं जुड़ा है, तो उसके पास तो एम्प्लीसिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन दोनों प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कुकर्मिज्म प्रोसीजर है, हमें जल्दी जल्दी प्लेटिंग क्या करनी पड़ेगी, डबल प्लेटिंग करनी पड़ेगी। जब हम दूसरा स्टेप करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो मेरे रिकॉम्बिनेंट होंगे वो मरने लगेंगे और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे वो तो जिंदा रहेंगे। तो मैं इससे डबल प्लेटिंग से पता कर पाऊंगी जो कॉलोनी खत्म हो रही है टेट्रासाइक्लिन डालने के बाद, इसका मतलब वही मेरी रिकॉम्बिनेंट है, और जो वह जिंदा है, जो और अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पा रही है, जो अपने आप को बचा पा रही है, वो क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, इसीलिए हमने अल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर इस्तेमाल किए ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट में, क्योंकि प्रॉब्लम तो एक ही जगह आ रही है, ट्रांसफॉर्मेंट में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, इसको ईजिली हम लोग टैकल आउट कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, जब हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को हम डिफ्रेंशिएट करना है, जब हमें एलिमिनेट करना, उस समय प्रॉब्लम हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, एक ऐसे सबस्ट्रेट जो क्या देंगे, कलर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, in this the recombinant DNA is inserted within the coding sequence of the enzyme beta galactosidase। इसमें क्या होता है ना, इसमें अगर मान लीजिए ये यहाँ पे है हमारा एक्स गैल, ठीक है, ये क्या बनाता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम बनाता है। अगर मैं एक्स गैल की जगह मैं यहाँ पे अपना लाइगेशन कर दूँ, अपना जीन मैंने लाइगेट कर दिया, ठीक है, अब मैंने अपना फॉरेन डीएनए लाइगेट कर दिया, तो अब जो कॉलोनी बनेगी वो कैसी होगी, वाइट बनेगी। जब यहाँ पे वाइट बनेगी, और जब लाइगेशन नहीं हुआ था, नो लाइगेशन, उस समय कॉलोनी कैसे थी, नीली नीली थी, ब्लू ब्लू थी। तो इससे हम पता लगा सकते हैं क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होते हैं ना, ये हमें कलर के फॉर्म में बताते हैं कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, इन दिस इससे बताया गया कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, जब हम उसको इंसर्ट करेंगे इस कोडिंग में, तो वो जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेस नाम का एंजाइम है, वहाँ से कुछ कलर आएगा। देखिए, दिस रिजल्ट इनटू द इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर द, यहाँ पे फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम विच इज रिफर्स टू एज द इनर्शिएशन इनएक्टिवेशन। देखिए यहाँ पे मैं इसको अलग अलग बनाऊं, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो प्लाज्मिड है इसके पास क्या है, एक्स गैल नाम का, यहाँ पे बोल सकते क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है। ये क्या बनाता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाता है। ठीक है, इस जगह पे अगर मैं क्या करूँ, इस जगह पर मैं यहाँ पे अपना जीन लाइगेट कर दूँ। ठीक है, अब लाइगेशन करने के बाद ये मेरा क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट बन गया। जो रिकॉम्बिनेंट होंगे वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ये नहीं बना पाएंगे, क्यों, क्योंकि जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो एंजाइम यहाँ बना रहा था, उस जीन को मैंने क्या किया, कट करके अपने फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन को डाल दिया। तो अब जो कॉलोनी का कलर होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे देखिए वाइट वाइट होगा, अलग बनाने में देखिए सही रहेगा,
और जो पहले नॉन रिकॉम्बिनेंट थे उनका क्या होगा, ब्लू होगा। जहाँ पे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बन रहे थे खुशी खुशी वहाँ पे ब्लू कलर आएगा, और जहाँ पे मैंने बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाने वाले एंजाइम की जो जीन है उसको कट कर दी है, उसको हटा दिए, वहाँ पे अपने फॉरेन डीएनए को जोड़ दिया, वहाँ पे अब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बन रहा है। वहाँ पे मैंने क्या किया है, वहाँ पे मैंने इनर्शिएशन कर दिया है और इस जीन को इनएक्टिवेट कर दिया। इनर्शिएशन का मतलब है कि मैंने अपने फॉरेन डीएनए को जोड़ा है और जो यहाँ पे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने वाले जीन है वो क्या हो गए हैं, स्टॉप हो गए, इनएक्टिवेट हो गए। अब जो कॉलोनी बन रही है वो कैसी बन रही है, सफ़ेद बन रही है। तो ये दिखा रही है कि जो व्हाइट कलर की कॉलोनी बनेगी वो रिकॉम्बिनेंट वाली होगी, जो ब्लू कलर की कॉलोनी बनाएंगे वो कैसी होगी, नॉन रिकॉम्बिनेंट होगी। The presence of chromogenic substrate gives blue color colony if the plasmid of bacteria do not have an innerst। बोला गया है कि जो कॉलोनी, अगर जो बैक्टीरिया की कॉलोनी अगर ब्लू कलर की दिख रही है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पे ब्लू कलर की दिख रही है, इसका मतलब है कि इस बैक्टीरिया के अंदर कोई भी इनर्सिएशन नहीं हुआ है, कोई भी तरीके से यहाँ पे जो बीटा ग्लैक्टोज बनाने वाली जो जीन थे वहाँ पे कोई भी इनर्सिएशन नहीं हुआ किसी जीन का, ठीक है। Presence of insert result in the initiation inactivation of the beta galactosidase gene and the colony do not produce any color. These are identified as the recombinant colony। बोला गया है कि जहाँ पर इनिशिएशन हुआ है, जहाँ पे मैंने अपनी फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से बीटा ग्लैक्टोसाइडेज वाली जो जीन है वो कैसी हो गई है, इनएक्टिवेट हो गई है, मतलब काम नहीं कर रही है, ठीक है। अब वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जीन नहीं बना रही है, एंजाइम नहीं बना रही है, ठीक है, आगे वो जीन काम ही नहीं कर रही है। तो मैं बोल रही हूँ कि जो अगर दिखा रहा है कि ऐसी कॉलोनी जो कोई कलर ही नहीं दे रहा है, कलरलेस भी बोल सकते हैं या फिर मैं इसको वाइट बोल सकती हूँ, ठीक है, कोई कलर नहीं है, जहाँ पे मैंने अपने फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन को इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो जीन है उनको क्या किया, इनएक्टिवेट कर दिया। अब ये कोई भी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बना पा रहे, तो ऐसी कॉलोनी कैसी हो गई, रिकॉम्बिनेंट हो गई और इनके अंदर कोई कलर नहीं आएगा। तो हम इससे ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक यहाँ पे एक्स गेल नाम का यहाँ पे एक साइट है जहाँ पर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नाम जीन बनाने वाले यहाँ पे जीन प्रेजेंट है जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाएंगे। नॉर्मल कंडीशन में बना रहे हैं और यहाँ पे ब्लू कलर की कॉलोनी दिख रही है, ठीक है, जब बैक्टीरिया सेल के अंदर जा रहे हैं। लेकिन अगर मैंने जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नाम की एंजाइम बनाने वाले जो जीन है वहाँ पे मैंने कट करके अपने फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन को डाल दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम था अब वो नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी जीन क्या हो गई, इनएक्टिवेट हो गई। तो इस तरीके की जो कॉलोनी बनेगी बैक्टीरिया के अंदर वो कैसी होगी, कलरलेस होगी, वाइट होगी। इससे हमें ये पता चलेगा कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट। अगर ब्लू कलर की कॉलोनी आ रही है तो इसका मतलब कि इसके अंदर कोई भी लाइगेशन नहीं हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अगर वहाँ पे व्हाइट कलर या कलरलेस कॉलोनी आ रही है इसका मतलब कैसी रिकॉम्बिनेंट है, यहाँ पे लाइगेशन हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। किस तरीके से हम क्लोनिंग करा पा रहे हैं प्लांट और एनिमल में वेक्टर्स का। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द जीन इनटू प्लांट एनिमल फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस विच नोन फॉर एजेस। देखिए हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, ठीक है, ये अपने जीन को कहाँ भेजते हैं, प्लांट और एनिमल के अंदर। हाउ टू डिलीवर द जीन टू ट्रांसफर यूकैरियोटिक सेल एंड फोर्स देम टू डू व्हाट बैक्टीरिया वायरस वांट। ठीक है, हमको पता है कि हमें बहुत सारी बीमारी बैक्टीरिया वायरस से हुई है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो बैक्टीरिया वायरस है इनको अपना काम करवाना कैसे आता है हमारे बॉडी में, ठीक है। हमको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरसेस हैं, ठीक है, वो अपने जीन को प्लांट एनिमल में ट्रांसफ़र करके किस तरीके से उन्हें ऑर्डर देके अपने जीन को ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है, उनसे फोर्स कराते हैं बैक्टीरिया वायरस के हमारे प्रोजेनी बनाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया, एग्रोबैक्टीरियम डिफिशियन अ पैथोजन ऑफ द सेवरल डाइकॉट प्लांट इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज द टीडीएनए टू ट्रांसफर द नॉर्मल प्लांट सेल इनटू द ट्यूमर एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड फॉर द पैथोजन। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं जो एग्रोबैक्टीरियम डिफिशियन है ना, एक ऐसा पैथोजन है, ठीक है, एक हम बोल सकते हैं एक ऐसा पैथोजन है कि जो ज़्यादातर सेवरल डाइकॉट्स प्लांट के अंदर ये जाता है और अपने डीएनए को, टीडीएनए जिसे हम ट्रांसफर डीएनए बोलते हैं, उसको क्या करता है, उसके जो प्लांट के नॉर्मल सेल हैं उनमें क्या करता है, कैंसर या ट्यूमर कॉज करता है, ठीक है, जो कि केमिकल प्रोड्यूस करता है जो कि पैथोजन के रिक्वायर्ड होता है। तो याद रखिएगा जो एग्रोबैक्टीरियम डिफिशियन है ये क्या करते हैं, ये सेवरल बहुत सारे डाइकॉट्स प्लांट में ट्यूमर कॉज करते हैं। जो उसके नॉर्मल सेल होते हैं प्लांट के, उनके अंदर क्या करते हैं, ये जाएंगे अपने कुछ
पीस ऑफ जीन को भेजेंगे, मीन्स टी-डीएनए को ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे, जिसकी वजह से जो नॉर्मल सेल होंगे प्लांट के वो ट्यूमर सेल में बदल जाएंगे और वहाँ से जो केमिकल निकलेंगे उस पैथोजन के लिए रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है। सिमिलरली द रेट्रोवायरस इन दी एनिमल हैव एबिलिटी टू ट्रांसफॉर द नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल। जैसा कि हम जानते हैं कि जो रेट्रोवायरस होते हैं एनिमल्स में, वो क्या करते हैं, एनिमल्स के अंदर जाएंगे, जो उनके नॉर्मल सेल होंगे उनको किस में बदल देंगे, कैंसरस या ट्यूमर सेल में। ठीक है। A better understanding of the art of delivering the gene by pathogen in their eukaryotic host has generated knowledge to transfer these tool of the pathogen into the useful vector for delivering the gene of interest to the human। ठीक है। इसी आर्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके हम क्या करते हैं, जो पैथोजन की वो जीन है जिसको पैथोजन बहुत ईजिली ट्रांसफ़र कर रहा है, बीमारी कॉज कर रहा है प्लांट में भी, एनिमल में भी, तो हम क्या करें, उसी जीन को बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि किस तरीके से ये होस्ट के अंदर जाता है, जो यूकैरियोटिक होस्ट है उनके अंदर जाता है, अपने जीन को ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल सेल होंगे चाहे प्लांट के चाहे एनिमल के, वो किस में बदल जाते हैं, कैंसरस सेल में बदल जाते हैं। तो इसी आर्ट को पढ़े हैं हमने और हमने क्या किया, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफिशियन में और जो रेट्रोवायरस है उनके जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है, जो जिस जीन को भेज के अपनी पैथोजन वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं, मीन्स बीमारी कॉज करते हैं, जो नॉर्मल सेल को कैंसर सेल बनाते हैं, हम उसको क्या करेंगे, डिसआर्म्ड कर देंगे। डिसआर्म्ड कैसे करेंगे कि जो जीन से वो बीमारी कॉज कर रहे हैं उस जीन को हम हटा के अपना फॉरेन जीन डाल देंगे। उनके पास तो एबिलिटी पता है कि वो किस तरीके से वहाँ जाके होस्ट के बॉडी में जाके अपने आप को ग्रो करेंगे, वो तो हमें पता है, लेकिन उनका तो मेन मकसद ये है कि पैथोजन बीमारी कॉज करेंगे, तो वो उनके पास ऐसे जीन होंगे जो क्या करेंगे, प्लांट एनिमल के लिए हार्मफुल है। अब हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उस जीन को काट के हटा के अपना वहाँ पर फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन लगा देंगे, जिसकी वजह से इन दोनों वेक्टर की मदद से, चाहे रेट्रोवायरस हो गए चाहे हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफिशियन हो गया, इनकी मदद से हम क्या करेंगे, प्लांट चाहे एनिमल के अंदर हम क्या करेंगे, अपने फॉरेन डीएनए को या फॉरेन जीन को भेज सकेंगे। ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफिशियन क्या कर रहा है, अपना टी-डीएनए है, ट्रांसफर डीएनए से क्या कर रहा है, भेज रहा है, जो नॉर्मल जो प्लांट के सेल हैं उनको कैंसर से ट्यूमर सेल बना रहा है, जो कि केमिकल सीक्रेट कर रहा है, जो पैथोजन के जरूरी है। अगर हम बात करते हैं रेट्रोवायरस की, इनके पास एबिलिटी है कि वो एनिमल सेल के अंदर जाए, जो उनके नॉर्मल सेल हैं उनको कैंसर सेल में बोल सकते हैं बदल दें। ठीक है। The tumor-inducing TI plasmid of the Agrobacterium tufficium has now been modified into the cloning vector, which has no more pathogenic to the plant, but is still able to use the mechanism to deliver the gene of interest into variety of plant। बोला गया है कि जो अब तक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफिशियन के बारे में बात कर रहे थे कि जब वो प्लांट सेल में जाता है वहाँ पे वो क्या कॉज करता है, ट्यूमर कॉज करता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उस जीन को क्या कर रहे हैं, अब पैथोजेनिक नहीं बनने दे रहे हैं, हम उसे काट के हटा रहे हैं और हम अपना वहाँ पे क्या डिलीवर कर रहे हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अपने जो फॉरेन जीन है या डिजायरेबल जीन है हम उसको वहाँ लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो टीआई प्लाज्मिड है, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम का, अब हम उसको निकाल के उसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफिशियन का वो क्या कर रहा था, प्लांट सेल में नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में बदल रहा था। ठीक है, मतलब ट्यूमर कॉज कर रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं, टीआई प्लाज्मिड को निकाल के उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से टीआई प्लाज्मिड हो, अब इसके अंदर कोई पैथोजेनिक वाली प्रॉपर्टी ना बचे, लेकिन फिर भी वो वही सेम मैकेनिज्म फॉलो करके सेम जैसे पहले कर रहा था, जीन ट्रांसफर कर रहा था, वैसे ही करे। ठीक है, लेकिन हम वहाँ पे क्या करेंगे, अब उस पैथोजेनिक वाली प्रॉपर्टी को काट के, जो जिस वजह से वहाँ पे हम बोल सकते ट्यूमर हो रहा था, वो वाले जीन को हम हटा के अपना डिजायरेबल जीन लगाएंगे। ठीक है। सिमिलरली द रेट्रोवायरस हैव आल्सो बीन डिसआर्म्ड एंड नाउ यूज्ड टू डिलीवर द डिजायरेबल जीन इनटू द एनिमल सेल। उसी तरीके से हमने क्या किया, जो रेट्रोवायरस के पास जो कैपेसिटी थी कि वो यूकैरियोटिक होस्ट में जाएं, एनिमल सेल में जाएं और क्या करें, उनके नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में बदल दें। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी था, किस तरीके से वो अपने जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं। हमने क्या किया है, रेट्रोवायरस को भी डिसआर्म कर दिया। डिसआर्म का मतलब होता है कि जो उनके पैथोजन वाली प्रॉपर्टी है, जो बीमारी कॉज करने वाली प्रॉपर्टी है, उसको हमने उस जीन को हटा के अपने डिजायरेबल जीन लगा दिए। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, जो रेट्रोवायरस है वो ईजिली जाए कहाँ पे, एनिमल सेल के अंदर, और सेम प्रॉपर्टी सेम मैकेनिज्म अपनाए, ढेर सारे हमारे डिजायरेबल जीन वहाँ पे बनाए। बट इस बार क्या हो रहा है, डिसआर्म होने के बाद ये पैथोजेनिक नहीं रह रहे हैं। ठीक है।
So once a gene or the DNA fragment has been ligated in a suitable vector, it transfer into the bacterial, plant or animal host where it multiply. इसी कारण से हम क्या कर रहे हैं, जो डीएनए के फ्रैगमेंट हैं, छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, उसको हम रेट्रोवायरस में डाल रहे हैं, उसको हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन में डाल रहे हैं, टीआई प्लाज्मिड में डाल रहे हैं उसके, ताकि हम उसको क्या करें, डिसार्म करके अपने जो फॉरेन डीएनए है, जो फॉरेन जीन है, उसको हम ईजिली क्या कर सके, होस्ट की बॉडी में भेज के उसके मल्टीपल कॉपीज बना सके। क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी नॉर्मल इंसान की बॉडी में अगर रेट्रोवायरस नॉर्मली चला गया, उसके पास पैथोजन कॉज करने वाले जीन प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, बॉडी में जितने भी सेल होंगे नॉर्मल सेल, उनको किसने बदलेगा, कैंसर सेल ने बदलेगा। क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी है किस तरीके से अपने आप को प्रोजनी बनाना है, किस तरीके से सारे सेल को अटैक करना है। हमको पता है कि जो टीआई प्लाज्मिड है वो क्या करेगा, बहुत सारे डाइकॉट्स प्लांट के अंदर जाके वो क्या करेगा, प्लांट के नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में बदलेगा। तो मैं ये सारी प्रॉपर्टी जानती हूँ कि इनको पता है कि किस तरीके से नॉर्मल सेल को बदलना है, कैसे अपने आप को बढ़ाना है, ठीक है, होस्ट में जाने के बाद। तो मैं क्या करूँगी, इनके जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है उसको हटा दूंगी, जो पैथोजन कॉज करने वाले जो जीन है, चाहे टीआई प्लाज्मिड में हो, चाहे हमारे रेट्रोवायरस में, मैं उसको हटा के उन्हें डिसआर्म कर दूंगी और अपने ही डीएनए, अपने ही फॉरेन डीएनए को ही मैं क्या करूंगी, उसमें जोड़ूंगी, जिसकी वजह से जब ये अपने होस्ट में जाएंगे, जब प्लांट में जा रहा है टीआई प्लाज्मिड, जब एनिमल में जा रहा है हमारे रेट्रोवायरस, तो वो सेम वही प्रोसीजर अपनाएगा, लेकिन इस बार कैसे होंगे, नॉन पैथोजेनिक होंगे, कोई बीमारी कॉज नहीं करेंगे, बल्कि मेरे चॉइस के जो मेरे फॉरेन डीएनए हैं उनके मल्टीपल कॉपी बनाएंगे, वही सेम प्रोसीजर करके। ठीक है, आगे देखते हैं कॉम्पैक्ट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद द रिकॉम्बिनेंट। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है कि मैं अपने होस्ट को उस लायक बनाऊं कि जो मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, अब मैं उसको अपने होस्ट में भेज सकूं फॉर क्लोनिंग। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले तो अपना जीन ट्रांसफ़र किस तरीके से, हमारा जो जीन है हमने उसको क्या किया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कटवाया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से। दूसरा हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, जिसकी मदद से मैं अपने डीएनए के फ्रैगमेंट को चूज़ कर पाऊँ। ठीक है, फिर मैंने तीसरे हेल्प में क्या किया, तीसरे स्टेप में मैंने क्या किया कि यहाँ पे सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से मैंने अपने फॉरेन डीएनए और अपने वेक्टर में कट लगवाए। देन मैंने यहाँ पे स्टिकी एंड बनाने के बाद डीएनए लाइगेज की मदद से मैंने अपने फॉरेन डीएनए को वेक्टर से जोड़ लिया। अब यहाँ पे हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार है। तो अब हम बात करें कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो किस तरीके से होस्ट के अंदर जाए। ये बहुत ईजिली नहीं जाता, मुझे अपने होस्ट को ना उस लायक बनाना पड़ता है कि मेरी वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले फॉर क्लोनिंग। ठीक है, सिंस डीएनए इज द हाइड्रोफिलिक, ठीक है, जो हमारा डीएनए वो कैसा, हाइड्रोफिलिक का मतलब प्यार करता है पानी से, फिलिक का मतलब लविंग होता है, हाइड्रो का मतलब वाटर, वाटर लविंग है। ठीक है, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बना है, बाई लिपिड लेयर है। ठीक है, लिपिड के लेयर से बना हुआ है, तो वो क्रॉस करना उसके लिए मुश्किल है। हमारा डीएनए कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, मतलब कि वो वाटर लविंग है, लेकिन हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, Why? In order to force the bacteria to take up the plasmid, the bacterial cell must have first to make the compound to take up DNA. अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बैक्टीरिया सेल है उस प्लाज्मिड को ले, ठीक है, वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने बनाया उसको ले अपने अंदर, तो पहले उस बैक्टीरिया के सेल को क्या बनाइए, कॉम्पैक्ट बनाइए, उस लायक बनाइए, ताकि वो आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए या उस प्लाज्मिड को अपने अंदर ले पाए। ठीक है, अब कैसे हम कॉम्पैक्ट बनाते हैं, दिस इज डन बाई ट्रीटिंग देम विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया के जो सेल हैं उसके पास सेल वॉल भी है, हम उसको क्या करते हैं, चारों तरफ कैल्शियम यहाँ पे बोल सकते हैं डाइवेलेंट कैटायन की मदद से, जो कैल्शियम के यहाँ पे आयन से मैं इनकी मदद से क्या करूँगी, इनके पास लेके आऊँगी, जो क्या करेंगे, विच इंक्रीजेज द इफिशियंसी विथ विच डीएनए इंटर द बैक्टीरियम थ्रू पोर इन इट्स सेल वॉल। अभी सेल मेम्ब्रेन में नहीं गया, सेल वॉल में गया है, क्योंकि हम जानते हैं बैक्टीरिया के पास क्या है, सेल वॉल है। तो मैं ढेर सारे कैल्शियम के यहाँ पे आयंस लेके आऊँगी, जो क्या करती हैं, इफिशियंसी को बढ़ाते हैं, ताकि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो हमारा प्लाज्मिड है, वो क्या करे, वो सेल वॉल में छोटे छोटे पोर्स करे और उससे हमारा क्या जाए, हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है अंदर की तरफ जाए। तो ये जो कैल्शियम आयन है या डाइवेलेंट कैटायन जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, इफिशियंसी को बढ़ाते हैं बैक्टीरियल सेल में, वो क्या करते हैं, वो सेल वॉल में छोटे छोटे पोर्स कर देते हैं। ठीक है, recombinant DNA can then be forced into such a cell by incubating the cell with the recombinant DNA on ice and following by placing them briefly in 42 degrees Celsius heat shock and then putting them back on the ice. This enable the bacteria to take up the recombinant DNA. इसके बाद भी बैक्टीरिया को अभी
और भी दुख झेलना है। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको फोर्सफुली भेजने के लिए हमें बैक्टीरिया को क्या करना पड़ता है, पहले आइस पे रखते हैं, देन 42 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हम उसको हीट करते हैं, देन फिर हम उसको आइस पे रखते हैं ताकि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो हमारा प्लाज्मिड है, उसके अंदर क्या हो सके, जा सके। ठीक है, हम क्या पहले करते हैं, पहले हम बैक्टीरिया के चारों तरफ हम क्या करते हैं, डाईवैलेंट कैटायन से चारों तरफ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में जो भी अमाउंट रिक्वायर्ड है, हम उस अमाउंट के कंसंट्रेशन में हम क्या करते हैं, जो सेल वॉल है उसमें छोटे छोटे पोर्स करते हैं। छोटे छोटे पोर्स करने से क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारा डीएनए जाने की एफिशिएंसी है बढ़ जाएगी, क्योंकि जब एक बार सेल वॉल से क्रॉस हुआ तो उसको सेल मेम्ब्रेन से भी क्रॉस करना है। तो हम क्या करते हैं, अपने बैक्टीरिया को आइस पे पहले रखते हैं कुछ समय तक, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं एंड देन फिर आइस पे। याद रखिएगा, आइस 42 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक देते हैं एंड देन फिर आइस पे रखते हैं। ऐसे करने से जो हमारा बैक्टीरिया सेल है वो क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। इसकी वजह से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए ईजिली चला जाता है, ये बैक्टीरिया में। ठीक है, दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस द एलियन डीएनए इनटू द होस्ट। ये कोई ऐसा वे नहीं है कि सिर्फ इसी तरीके से ही बैक्टीरिया सेल के अंदर या होस्ट सेल के अंदर ही हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए या एलियन डीएनए जाए। देखिए और भी मेथड है। इन द मेथड दिस इज कॉल्ड माइक्रो इंजेक्शन। नाम से लग रहा है कि इंजेक्शन लग रहा है, इंसानों को ही लगेगा, एनिमल को ही लगेगा। अब देखिए एनिमल के अंदर क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो डायरेक्टली किसी एनिमल सेल के न्यूक्लियस में चला जाए, ठीक है, ईजिली, तो हम क्या करेंगे, माइक्रो इंजेक्शन से भेजेंगे। अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट। अगर हम बात करते हैं प्लांट में, द सेल आर बम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल ऑफ द गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद द डीएनए इन अ मेथड नोन एज बायोलिस्टिक और जीन गन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्लांट में, तो हम प्लांट में क्या इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो पार्टिकल, बहुत छोटे से पार्टिकल, किसके, गोल्ड और टंगस्टन के। ठीक है, जो गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल होंगे बहुत छोटे होंगे। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर क्या करूंगी, उसके ऊपर अपने डीएनए को क्या करूंगी, कोट कर दूंगी। मतलब मैंने एक बॉल बनाया है, ठीक है, किसका, गोल्ड का है, टंगस्टन का, उसके ऊपर मैंने अपने डीएनए को पूरी तरीके से कोटिंग कर दी है। ठीक है, अब मैं बम्बार्डमेंट कर रही हूँ, हाई वेलोसिटी से फेंक रही हूँ ताकि वो कहाँ चला जाए, वो चला जाए प्लांट के सेल के अंदर। ठीक है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, जीन गन बोलते हैं या फिर बायोलिस्टिक बोलते हैं फॉर प्लांट्स। ओके, एंड द लास्ट मेथड इज यूज डिसआर्म पैथोजन, जो कि अभी हमने पढ़ा कि डिसआर्म पैथोजन में हमने टीआई प्लाज्मिड हुआ चाहे रेट्रोवायरस, उनके जो पैथोजन कॉज करने वाली जो कैपेबिलिटी थी, वो जो जीन थे, उनको हटा के अपने डिजायरेबल जीन या एलियन जीन को वहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो डिसआर्म पैथोजन वेक्टर विच when allowed to infect the cell transfer the recombinant DNA into the host। ठीक है, जो डिसआर्म पैथोजन होते हैं ये भी क्या करते हैं, जिस तरीके से बीमारी कॉज करने के लिए अपने जीन को अंदर ट्रांसफर करते हैं होस्ट के अंदर, वैसे ही हम क्या करेंगे, वो जो पैथोजन प्रॉपर्टी है, जो बीमारी कॉज करने वाले जो जीन है, उनको हटाकर अपना यहाँ पे बोल सकते हैं फॉरेन डीएनए या फिर एलियन जीन को डालेंगे, ताकि वो सेम उसी तरीके से प्रोसीजर करके हमारे जीन को मल्टीपल टाइम बोल सकते हैं, उनकी कॉपीज बना सकते हैं, उनकी क्लोनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 ऐसे मेथड हैं। यहाँ पे पहला मेथड तो बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया में, क्योंकि इसको बहुत मुश्किल होती है। पहला हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन से हम इसके सेल वॉल में छोटे छोटे होल कर देंगे, पोर्स कर देंगे। देन हम इस बैक्टीरिया को उठा के आइस पे रखेंगे, पहले आइस पे, फिर 42 डिग्री सेल्सियस, फिर आइस पे रख के फिर इसको कॉम्पेंट बनाएंगे और फिर अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर भेज देंगे। अगर हम बात करते हैं एनिमल्स के अंदर, अगर हम एनिमल सेल के अंदर भेजना है तो हम क्या करेंगे, माइक्रो इंजेक्शन। याद रखिए इंजेक्शन किसको लगता है, एनिमल को लगता है। तो माइक्रो इंजेक्शन में क्या होगा कि हम एक इंजेक्शन में भर देंगे क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, इसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एनिमल सेल में लेके जाएंगे, किसके पास, न्यूक्लियस में सीधे इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बायोलिस्टिक और जीन गन की, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये प्लांट्स के लिए होता है। इसमें क्या होता है, जो माइक्रो पार्टिकल है, जो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं गोल्ड के, टंगस्टन के, मैं उसके ऊपर क्या करूँगी, उसके ऊपर मैं अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कोटिंग कर दूंगी, पूरी कवरिंग कर दूंगी, ऊपर से करना, अंदर से नहीं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए गोल्ड है, ये टंगस्टन, तो इनके ऊपर क्या होगा, मैं अपने यहाँ पे इस कोटिंग कर रही हूँ किसका, अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, और इसको हाई वेलोसिटी से बम्बार्डमेंट कर रही हूँ, मतलब बम्बारी कर रही हूँ ताकि ये प्लांट के सेल के अंदर चले जाएं। ठीक है, और लास्ट मेथड क्या है, डिसआर्म पैथोजन। डिसआर्म पैथोजन हमने देखा है कि किस तरीके से टीआई प्लाज्मिड जब प्लांट सेल के अंदर जाती है तो वो क्या करती है, नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में बदल देती है। जिस तरीके से रेट्रोवायरस एनिमल सेल में जाता है, उसके पास एबिलिटी है कि नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में बदल देता, अपनी प्रोजनी बढ़ा देता। डिसआर्म में क्या होगा कि जो यहाँ पे
एग्रोबैक्टीरियम डिफिशियन जो उनके पास TI DNA है या फिर प्लाज्मिड है, उसको हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो पैथोजन कॉज करने वाले जो जीन है उसको कट करके अपने फॉरेन जीन डालेंगे ताकि सेम मैकेनिज्म अपनाएं, ठीक है, अपने मल्टीपल कॉपीज बनाएं, बट ये नॉन पैथोजेनिक होंगे। रेट्रोवायरस में भी सेम होगा कि हम जो उसको भी डिसार्म कर देंगे, जो भी उसके अंदर बीमारी कॉज करने वाले जीन है उसको हटा के अपने फॉरेन जीन डाल दें ताकि वो सेम मैकेनिज्म अपनाएं और ढेर सारे प्रोजेनी जिस तरीके से बना रहा था एनिमल सेल की बॉडी में वैसे बनाए, बट इस बार नॉन पैथोजेनिक होगा, कोई बीमारी कॉज नहीं करेगा बल्कि हमारे फॉरेन जीन को ही बढ़ा रहा है। ठीक है, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कल समरी के साथ खत्म कर देंगे। अगर आपको कहीं भी किसी भी लाइन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू सो मच।